उमा देवी के बाद जब वो खिलखिलाकर हंसी तो सीढ़ियों से उतरते युवान के कदम उसकी उस खिलखिलाहट पर थम से गए। लेकिन फिर उसने गर्दन झटका और बाहर की तरफ बढ़ गया। उन्हें यहाँ आए अब 1 महीना बीत चुका था। युवान इस 1 महीने में बहुत व्यस्त रहा था। उसने अपने काम के बहुत से ठिकाने ढूंढ लिए थे और बहुत सी मालूमात भी इकट्ठी कर चुका था। उसी 1 महीनों में निधि रघुवीर के पास रोज ही आती जाती रही थी। आज भी वह हलवा पूरी की ट्रे लेकर ऊपर आई थी। दरवाजे पर हाथ लगाते ही वो खुल गया तो वह बिना झिझक के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन सामने जैसे ही उसकी नजर उठी, कई पल के लिए वह स्तंभ खड़ी रह गई। सामने एक मजबूत भारी जिस्म वाला और हैंडसम आदमी खड़ा था, जिसकी निधि की तरफ पीठ थी, एकदम चौड़ी, सीधे हुए कंधे और घने खूबसूरत बाल। उसने फौरन नजरें चुरा ली थी। वह भी शायद उसके आने का आभास कर चुका था, इसलिए उसके हरकत करते हाथ अब रुक चुके थे। रानी दीदी कहाँ है रघुवीर भैया? उसने नजरें इधर उधर घुमाते हुए पूछा। युवान ने भैया शब्द बड़ी मुश्किल से हजम किया। वह बाहर आ गई। आपको कोई काम था? उसने अपनी आवाज थोड़ा बदल कर पूछा, जबकि चेहरा अभी भी दूसरी तरफ ही था। उसे अपनी ही बेरुखी पर हल्की सी मायूसी हुई। काम तो नहीं था, मैं यहाँ हलवा पूरी लेकर आई थी, क्या मैं किचन में रख दूं? उसने दोबारा पूछा। नहीं, वह सख्त शब्दों में बोला। निधि ने चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब है यहीं रख दो आप, मैं उठा लूंगा। उसे जल्दी ही अपने शब्दों की सख्ती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, यहीं रख दीजिए। यहीं रख दूं? निधि ने हैरानी से पूछा। युवान ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वह लड़की यूं सामने खड़ी उसके सब्र को आजमा रही थी। जी यहीं रख दीजिए, और आप जाइए यहाँ से। वह बहुत मुश्किल से खुद को और सख्त होने से रोकते हुए बोला। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी ट्रे वहीं साइड टेबल पर रख दी और चली गई। उसके जाते ही युवान ने गहरी सांस छोड़ते हुए बालों में हाथ फेरा। एक तो ये लड़की हर जगह टपक जाती है, वह बुदबुदाया। उसने मुड़कर देखा, वह जा चुकी थी। एक नजर टेबल पर पड़ी हलवा पूरी पर डाली और फिर ढक्कन उठाकर देखा, जिसमें हलवा पूरी और कई तरह की सब्जियों की खुशबू फैल रही थी। उसकी भूख जाग उठी। वह किचन से चम्मच ले आया और ट्रे उठाकर कमरे में चला गया। उसे पता ही ना चला कि कब उसने पूरी ट्रे अकेले ही खत्म कर दी। अभी वो किचन में बर्तन रखकर बाहर निकला ही था कि रघुवीर घर के अंदर दाखिल हुआ। आज तो बहुत थक गया हूं मैं, वह कहते हुए सीधा किचन में गया। लेकिन किचन में खाली बर्तन देखकर उसने युवान की तरफ देखा। यार, हलवा पूरी और सारी सब्जियां कहाँ गई? अभी तो ट्रे भरी हुई थी। युवान ने खाली ट्रे को धीमी नजरों से देखते हुए कहा, अरे तुम्हारी नीचे वाली मकान मालिक है ना, वही देकर गई थी। बहुत मजेदार और स्वादिष्ट थी। वह बड़े ही सरसरी जैसे मासूम अंदाज में कहते हुए वहां से निकल गया। क्या क्या, आप सारे हलवा पूरी अकेले खा गए? मेरे लिए जरा सी भी नहीं छोड़ी? रघुवीर को जैसे सचमुच सदमा सा लग गया था। वह कभी खाली बर्तनों को देखता तो कभी किचन के दरवाजे को, जहां से अभी अभी युवान बाहर निकला था। बस एक दिन घर पर नहीं था, मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई। वह कमरे में दाखिल होते हुए दुहाई देता बोला, कुछ नहीं होता, एक दिन अगर नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। युवान ने उसके अंदाज पर मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, बाहर गर्मी पता है कितनी है? गर्मी में चलकर आया हूं मैं, और आप कह रहे हैं मर नहीं जाओगे? मरने वाली हालात तो मेरी इस गर्मी से हो गई है, और रही सही कसर आपने पूरी कर दी। वह थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में बोला, अब ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। वैसे तो बड़ी दोस्ती हो गई है तुम्हारी मकान मालकिन के बेटी से, वही मुझे बता रही थी। जाओ नीचे जाकर खा लो हलवा पूरी। युवान ने उसे मुफ्त की राय दी, जो रघुवीर को पसंद भी आई, और वह तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। नीचे वह कमरे में बैठा हलवा पूरी खा रहा था। निधि उसके पास बैठी थी, जबकि उमा देवी हलवा पूरी का भोग लगाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और मंदिर वाले कमरे में थी। आपको पता है आज क्या हुआ रानी दीदी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या हुआ? रानी ने चम्मच भरते हुए पूछा। वह आपके पति तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते हैं, वह हंसते हुए बता रही थी, जबकि रानी को ये सुनकर एक अजीब सा झटका सा लगा। क्या हुआ, पानी दे दूं आपको? निधि ने बड़ी फिक्रमंदी से कहते हुए उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि आपके पति बहुत शर्मीले हैं, वह दोबारा हंसते हुए बोली। वह ऐसे ही हैं, रानी ने खुद भी शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। क्यूट, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। रात को जब वे दोनों सोने के लिए लेटे
तो युवान ने रानी से कहा, तुम कोशिश करो वह लड़की ऊपर ना आया करे। क्यों, क्या हुआ? वह कभी कभी तो आती है, और कितने मजे मजे के खाने लेकर आती है। रानी ने उसकी बात को मजाक में हवा में उड़ा दिया। रघुवीर, तुम समझ नहीं रहे, बात बहुत सीरियस है। आज वह ऊपर आई तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, और मैंने अपना हुलिया भी नहीं बनाया हुआ था। तुम सोचो, अगर वो मुझे उस हालत में देख लेती तो क्या होता? अब रघुवीर थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। तो मतलब आप उस लड़की से शर्मा गए? वह अभी भी पूरी तरह गंभीर नहीं लग रहा था। बात शर्माने की नहीं, बेवकूफ इंसान। अगर उसे पता चल जाता तो सारा मिशन यहीं फ्लॉप हो जाता। वह उसकी अक्ल पर अफसोस करते हुए बोला। लेकिन वह तो समझ रही थी कि आप उससे शर्मा गए। रघुवीर ठाका लगाते हुए बोला। वह जो समझती है समझती रहे, लेकिन तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि वह लड़की दोबारा ऊपर आए। ऊपर हमें अपना काम करना होता है, अपना केस डिस्कस करना होता है, और कितने सबूत हमारे कमरे में जमा करके रखे गए हैं। अगर एक भी उसके हाथ लग गया तो सोचो क्या होगा। युवान ने उसे बारीकी से समझाया। हाँ, मुझे पता है। मैं फिर से उसे कहूंगा। मेरी पहले भी पूरी कोशिश थी कि उसको ऊपर ना आने दूं, लेकिन वह सुनती ही नहीं। इस बार एक बार और कोशिश करके देखूंगा। रघुवीर ने गंभीरता से जवाब दिया। सिर्फ कोशिश नहीं करनी, कुछ भी करके उसे रोकना है। युवान ने उसे काफी समझाया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब नींद आ रही है, मुझे सोना है। वह करवट बदलकर लेट गया। रघुवीर की भी पूरी कोशिश रहती थी वह किसी तरह उसे ऊपर न आने दे। आजकल उसने एक नया तरीका ढूंढा था। वह हर वक्त निधि को उसके पति की बुराइयां गिनवाता रहता था, ताकि उसका मन ऊपर आने से हट जाए। अब भी वह उसे यही सब कह रहा था, तुम्हें नहीं पता वह कितना बुरा इंसान है। तुम ऊपर मत आया करो दीदी। अच्छी लड़कियों को देखकर उसकी नीयत बिगड़ने लगती है। पता नहीं बाहर कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है, और मुझ पर हर वक्त शक करता रहता है। उसे लगता है कि मैं पता नहीं कैसी कैरेक्टर की लड़की हूँ। इसलिए तुम ऊपर मत आया करो, तुम्हारा ऊपर आना भी उसे पसंद नहीं है। उसे लगता है कि तुम मुझे भड़काती रहती हो। रघुवीर आंखों में झूठे आंसू लाकर बोला था। शक्ल से तो इतने अच्छे लगते हैं आपके पति, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी सोच इतनी घटिया होगी। क्यों करते हैं आप पर इतना शक? उन्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आप जैसी खूबसूरत मासूम सी पत्नी मिली है उन्हें। वह एकदम से भड़क उठी थी। ऐसे ऐसे जालिम आदमियों को कहाँ अपनी पत्नियों की कदर होती है। तुम बस ऊपर मत आया करो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो। वह अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए बोला। तभी विवान कमरे में दाखिल हुआ। वह उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। ललित भैया, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी पत्नी पर शक करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घटिया आदमी होंगे। हद हो गई। ऐसा कौन करता है? आपको शर्म आनी चाहिए कि पत्नी घर में मौजूद है और आप बाहर मुंह मारते फिरते हैं। और ऊपर से आपको क्या लगता है मैं क्यों भड़काऊंगी आपकी पत्नी को? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? वह नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी, जबकि युवान की आंखों में गुस्सा उतर आया था। माथे पर बिखरे हुए बालों को पीछे करते हुए उसने उस लड़की की तरफ देखा, जो बस उसके सामने बोलती ही जा रही थी। तुम्हें अंदाजा है लड़की, तुम क्या बोल रही हो और किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही हो? वह ठंडे स्वर में बोला। जी, मुझे अच्छे से अंदाजा है। आप जैसे घटिया आदमी होते हैं जिन्हें अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जमाने भर की औरतों पर नजर होती है। उसने उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा। उसके बाद अगर तुमने एक शब्द भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। युवान गुस्से से चिल्लाया। जो लड़की अभी तक मजबूत अंदाज में उसके सामने ही खड़ी होकर बोल रही थी, वह एकदम चुप हो गई। और खबरदार, तुमने कभी मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोला तो। हम यहाँ किराएदार हैं और तुम घर की मालकिन हो। हमारी मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। वह सख्त शब्दों में बोला। निधि की आंखों में नमी उतर आई। उसने एक नजर रघुवीर को देखा, फिर शिकायत भरी नजर युवान पर डालकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रघुवीर ने चुपचाप युवान को देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर रघुवीर को भी अफसोस हुआ। युवान नजरें चुराकर बाहर निकल गया। उसकी भीगी शिकायत करती आंखें बार बार युवान के सामने आ रही थी। उसे अब अपने शब्दों की गंभीरता का एहसास हो रहा था। सब जानते हुए भी न जाने क्यों वह इतना रूखा हो गया था। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह खुद को संभालता हुआ घर से बाहर निकल गया। अपने कमरे में आकर निधि बहुत रोई। आज तक उससे किसी ने उन शब्दों में बात तक नहीं की थी, जिन शब्दों में आज उस इंसान ने की थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह रात देर तक रोती रही
और दूसरी तरफ युवान को भी पूरी रात उसकी भीगी आंखों ने सोने न दिया। उस दिन के बाद से वह दोबारा ऊपर नहीं गई थी और ना ही उसका उन दोनों से आमना-सामना हुआ था। अगर उसे दुःख था तो अफ़सोस भी था। उसे उनके मामले में बोलना ही नहीं चाहिए था। आज भी वो कॉलेज से वापसी पर यही सब सोचती हुई घर आ रही थी। अब उसे उसी दिन वाला भिखारी दोबारा नज़र आया। वह तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और जेब से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। भिखारी ने नज़र उठाकर उसे देखा, लेकिन लड़की को देखते ही पैसे थामते हुए नज़रें झुका ली। उसकी एक झलक ने ही निधि को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वह दोबारा उसके पास पंजों के बल बैठ गई, जबकि वह नजरें चुराकर इधर-उधर देखने में व्यस्त हो गया। बात सुनो, तुम मुझे कहीं देखे-देखे से लग रहे हो। तुम्हारी आंखें किसी से मिलती है, लेकिन किससे? थोड़ी देर उसके चेहरे को देखने के बाद वह बोली, जाओ मैडम, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने आवाज बदलकर कहा, लेकिन सामने निधि थी। उसने हाथ बढ़ाकर भिखारी की दाढ़ी खींच ली और अगले ही पल नकली दाढ़ी उसके हाथ में थी। ये सब उसने एक पल में कर दिया था। युवान को संभलने का मौका भी ना मिला था। गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ गई, लेकिन निधि उसके चेहरे को पहचानते ही अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से खड़ी रह गई। अफसोस भरी नजरों से उसे देखती हुई वो वहां से भाग आई। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले रानी के पास गई। रानी दीदी, आपके पति क्या काम करते हैं? उसने झांकती नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा। मजदूरी करते हैं। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? रानी ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। आपको पता है, आपके पति ने आपसे झूठ बोला है। वह कोई मजदूरी नहीं करते। आपके पति भिखारी हैं। मैंने उन्हें कई बार अपने कॉलेज के बाहर बैठे देखा है। फिर राजदाराना अंदाज में बोली, क्या ऐसी बात है? रानी ने बड़ी हैरानी जताई। सदमे की हालत में बेड पर बैठ गई। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी दीदी की बात पर वह तेजी से उनके पास आकर बैठी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? आज तो मैंने उन्हें खुद पकड़ा है। आज अगर मुझे पता ना चलता तो आप तो सारी जिंदगी धोखे में रहती। उसने उसका हाथ थामते हुए कहा। रानी दीदी जरा सी हमदर्दी मिलते ही मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने की एक्टिंग करने लगी। रानी दीदी, आप उस इंसान के लिए क्यों रो रही हैं? चुप कीजिए। निधि ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। तभी युवान दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। कमरे का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। पीछे हटो उससे, वह पास आते हुए चिल्लाया। निधि एकदम सहम कर पीछे हटी। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि निधि अंदर तक कांप गई। दफा हो जाओ यहाँ से तुम, और दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आना। युवान सख्त लहजे में चिल्लाया। वह उसके अंदाज और सख्त आवाज पर बिल्कुल सुन खड़ी रह गई थी। इतनी बेइज्जती, इतनी तौहीन। वह गुस्से और शर्मिंदगी से उसे घूरती हुई वहां से चली आई थी। युवान बालों में हाथ फेरते हुए कमरे में चक्कर लगाने लगा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा आखिर किस बात पर आ रहा है, लेकिन उसका दिल चाह रहा था कि वह उस लड़की को झकझोर दे, जबकि रघुवीर भी अपनी जगह बिल्कुल शर्मिंदा सा खड़ा था। हमारा मिशन आखिरी पड़ाव पर है। हम आज शाम ये घर खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, और कल हम इस गैंग के ठिकाने पर अपनी पूरी टीम के साथ रेड करेंगे। वह गुस्सा दबाते हुए बोला, ठीक है सर। रघुवीर ने तभी आवाज में जवाब दिया। शाम ढल चुकी थी जब दोनों अपना सामान लिए नीचे आए। उमा देवी और निधि आंगन में ही बैठे थे। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गईं। आंटी जी, हमें इजाजत दीजिए। रानी ने उनके करीब आकर कहा, बेटा, आप लोगों ने जाने का फैसला बहुत जल्द कर लिया। अच्छा था हमारे घर में भी रौनक लगी रहती थी। वह रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जबकि निधि गुस्से से खड़ी थी। आंटी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। युवान बेख्याली में बोल पड़ा। उन तीनों ने मुड़कर उसे देखा। मतलब? हम कभी कभी आपसे मिलने आ जाया करेंगे। उसने संभल कर साफ साफ कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। और बेटा रानी, तुम कोई रिश्ता बता रही थी अपने भांजे का। अगर अभी भी वह रिश्ता मौजूद है तो तुम ले आना उन लोगों को। उमा देवी ने पहले युवान और फिर रानी की तरफ देखते हुए कहा। जी आंटी जी। रानी की बात काटते हुए वह तेजी से बोला, आंटी, उसका रिश्ता कहीं और हो गया। आप कहें तो मेरा एक और भांजा है। भगवान की कृपा से पढ़ा लिखा है, अच्छी जगह नौकरी भी करता है। बहुत समझदार और अच्छा लड़का है। मैं बात चलाऊं आपकी बेटी की? युवान ने अपनी आदत के खिलाफ मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर रानी ने आश्चर्य से उसे देखा, जबकि निधि तेजी से बोली, मम्मी आप जाने दीजिए उन्हें। मुझे ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना। युवान ने निधि की तरफ देखा। उसकी रोई रोई सी आंखों में गुस्सा देखकर युवान सिर झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। चुप करो तुम बेटा, उसकी मत सुनो।
ये तो है ही पागल, तुम बस रिश्ता ले आना। उमा देवी ने निधि को डांटकर युवान से नरमी से कहा। जी आंटी जी ठीक है, अब इजाजत दीजिए। वे दोनों उनसे मिलकर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे उन्हें गए हुए, और आज सुबह एक खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी, जो बाहर किसी से सुनकर उमा देवी अब निधि को बता रही थी। तुम्हें पता है निधि, आज हमारे इलाके से इतना बड़ा गैंग पकड़ा गया है। उमा देवी उसके पास आकर बैठते हुए बोली, गैंग? वह भी हमारे इलाके से? किसने पकड़ा? उसने हाथ में पकड़ी किताब साइड पर रखते हुए हैरानी से पूछा। फौज ने पकड़ा है। बाहर आदमी बता रहे थे कि वे लोग भेष बदलकर यहीं कहीं रहते थे और उन पर नजर रखी जा रही थी। उमा देवी ने साड़ी का पल्लू एक तरफ करते हुए उसे और बताया। भेष बदलकर? वह अपने होठों से बुदबुदाई। उसके दिमाग में तेजी से कुछ खटका। वह भिखारी, रानी का पति, और उस दिन रानी के पति की बॉडी और उसका हुलिया किसी आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था। और रानी के हाथ भी तो कितने मजबूत थे, लेकिन पूछने पर हर बार वह हंसकर कहती थी, तुम्हारे हाथ बहुत पतले पतले हैं, इसलिए तुम्हें मेरे हाथ ऐसे लगते हैं। जबकि उनके हाथों की पकड़ सच में किसी सख्त ट्रेनिंग के पाए इंसान जैसी थी, बिल्कुल मर्दों वाली थी। इसलिए वह अक्सर आश्चर्य जी कहा करती थी। लेकिन अब जब कड़ी से कड़ी मिल रही थी, तो उसके दिमाग में नए नए संकेत उभर रहे थे। वह ठिठक कर बोली, मम्मी, आपको नहीं लगता वे लोग, रानी और उसका पति, कुछ अलग से थे? मतलब उनका अंदाज, उनकी बातें, वे सोच समझकर ठहर ठहर कर बोल रही थी। बस रहने दो निधि, तुम हर बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करती हो। वे लोग तो बेचारे इतने मासूम थे। उमा देवी हंसते हुए बोली, बेचारे तो वो बिल्कुल भी नहीं थे मासूम। भगवान बचाए ऐसे आदमियों से, वो मन ही मन सोच कर रह गई। उसे वे दोनों सामान्य लोग तो बिल्कुल नहीं लगे थे। वह भारी कदमों से उठी ऊपर की तरफ बढ़ गई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वहां कुछ नहीं मिला। वह मायूसी से वापस लौटी ही थी कि उमा देवी उसके कमरे में दाखिल होती हुई खुशी से बोली, निधि, अच्छे से तैयार हो जाना, आज तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है। मेरा रिश्ता? वह हैरानी से बोली, हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। कल जब तुम कॉलेज गई हुई थी, तब वे लोग हमारे घर आए थे। उनकी माँ और लड़का खुद भी साथ था। बहुत सुलझा हुआ समझदार लड़का लगा मुझे। आज वे लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे और शायद तुम्हें अंगूठी भी पहना देंगे। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, मुझे तो अभी इतने काम करने हैं। वह जल्दी जल्दी कहकर जा चुकी थी, जबकि निधि उन्हें पुकारती रह गई। मम्मी तो मुझे घर से निकाल के ही रहेंगी। वो मुंह बनाते हुए बेड से उठी। शाम को सब लोग उनके घर पर मौजूद थे। युवान की माँ, उसकी 2 बहनें भी आई हुई थी। निधि जब चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आई, तो युवान ने नजर उठाकर उसे देखा। सफेद रंग के सादे सूट पर रंगीन दुपट्टा डाले, मेकअप के नाम पर बस हल्की सी लिपस्टिक लगाए, झुकी नजरों के साथ वह उसे बेहद प्यारी और अपनी अपनी सी लगी। वह उसकी बहनें और माँ के पास बैठ गई। कुछ ही देर में उनसे घुल मिल गई। नजरों के इशारे पर उसने चेहरा उठाया। सामने ही वो बैठा था, हल्के क्रीम रंग की पैंट शर्ट में। शर्ट की बाजुएं कोहनियों तक मोड़ी हुई थी। माथे पर बिखरे काले असली बालों के साथ वह एक सभ्य और बेहद आकर्षक व्यक्ति लग रहा था। नजरें मिलते ही वो मुस्कुराया, जबकि निधि उसे एक ही नजर में पहचान चुकी थी। उसके मुस्कुराने पर उसने आंखें घुमा ली और युवान की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ देर के बाद ही वे लोग उसे अंगूठी पहनाकर अगले महीने की शादी की तारीख भी तय कर चुके थे। निधि हैरानी से अपनी माँ की फुर्ती और उन लोगों की रजामंदी देखती रह गई। 1 महीने के बाद वह दुल्हन बनी अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। अभी कुछ देर पहले ही उसकी सहेलियां हंसती मुस्कुराती शरारतें करती उसे वहां बैठाकर चली गईं। कमरे में फैली गुलाब की खुशबू, जलती हुई मोमबत्तियां, नरम मध्यम रोशनी, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। दरवाजे के हैंडल के मुड़ने की आवाज आई तो उसका दिल एक पल को थम सा गया। वह अंदर आया, धीमे और भरोसे भरे कदमों से चलता हुआ बेड पर उसके सामने आकर बैठ गया। निधि को आज अपना दिल अलग ही लय में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। कैसी हैं आप मैडम? पहचान तो लिया होगा? वो मुस्कुराते हुए बोला। निधि ने नजर उठाकर उसे देखा। हल्के रंग की शेरवानी में उसकी सुनहरी रंगत दमक रही थी। वह आज उसे बेहद खूबसूरत लग रहा था। क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ? वह थोड़ा झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। निधि ने जल्दी से नजरें झुका ली। अब ऐसी भी बात नहीं है। पिछली बार आपने जो मेरी बेइज्जती की थी, वो मैं भूली नहीं हूँ। वह आंखें सिकुड़कर बोली। युवान हंस पड़ा। मतलब तुम मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। मैंने सोचा था शादी के बाद सब बताऊंगा, लेकिन तुमने तो एक ही नजर में पहचान लिया। वह उसका हाथ थामते हुए बोला।
निधि को अपने हाथ भीगते हुए महसूस हुए। मैं आपको बहुत पहले पहचान चुकी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आप झूठ इतनी सफाई से बोल रहे थे। वह खुद को संभालते हुए बोली, झूठ नहीं था, वह सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। युवान गंभीरता से बोला, मुझे पता है। वे आंखें घुमाते हुए बोली, लाल रंग के लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी हसीन अदाओं पर युवान की नजरें ठहर सी गई। उसने झुककर उसके माथे पर लगी टेढ़ी बिंदी को अपने हाथों से सीधा किया, उसी जगह हल्का सा चूम लिया। निधि की पलकें खुद ब खुद झुक गई। उसके बाद युवान ने उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए। निधि के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आई, लेकिन कुछ याद आते ही वह सारी शर्म भूलकर तेजी से बोली, रानी कौन थी? युवान फिर से हंस पड़ा। बेफिक्र रहो मेरी जान, वह कोई लड़की नहीं थी, वो मेरा जूनियर ऑफिसर था। वह शरारत से बोला, क्या रानी लड़का था? उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। युवान ने हंसते हुए सिर हिलाया। निधि उसके साथ बिताए पलों को सोचकर कांप सी गई। तुम्हें पता है निधि, जब तुम मेरी थैली से पैसे लेकर भागी थी, उसी वक्त तुम मेरा दिल भी साथ ले गई थी। वह उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुरा दिया। निधि भी मुस्कुरा दी। कुछ देर चुप रहने के बाद युवान ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचा और वह उसके सीने से जा लगी। रात जैसे सिमटती जा रही थी। उन दोनों के बीच की दूरियां भी मिटती जा रही थी। उस कमरे में आहें और सिसकियां गूंज रही थी। उसने बताया, जब जब उनका आमना सामना होता था, उसे अजीब सा एहसास होता था, लेकिन वह समझ नहीं पाई थी कि वे दोनों किसी मिशन पर काम कर रहे हैं। मैं तुम दोनों को सलाम करती हूँ। हमारे देश को ऐसे सिपाहियों और अफसरों की बहुत जरूरत है, उसने भावुक होकर कहा। युवान ने यह भी बताया, कहीं न कहीं रघुवीर भी उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उसने अपने सीनियर की आंखों में निधि के लिए मोहब्बत देकर एकदम पीछे हटा लिए। आज रघुवीर की भी सगाई थी। युवान और निधि को उस सगाई में जाना था, लेकिन वहां पहुंचकर निधि को जोर का झटका लगा। जिस लड़की से रघुवीर की सगाई हो रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की सहेली इंदिरा थी। सगाई के शोर, हंसी और जगमगाती झालरों के बीच जब निधि ने उस मंच की ओर देखा, तो जैसे समय ने अचानक अपनी चाल रोक दी। सामने खड़ी लड़की की आंखों में उसे अपना बचपन दिखा। धूप में भागती दो परछाइयां, एक ही बेंच पर झुके दो सिर, और फिर वही चेहरा, पर अब उस पर चढ़ी एक अनजानी कठोरता की परत। वह इंदिरा थी। दिल की धड़कन एक पल को थम गई, क्योंकि उसके मन में वह दोपहर अब भी ज्यों की त्यों जमी हुई थी, जब गली की हवा में अचानक सन्नाटा भर गया था, जब कुछ वहशी साए इंसानों के चेहरे ओढ़कर उसके रास्ते में आ खड़े हो गए थे, जब चीखें दीवारों से टकराकर लौट आई थी और खिड़कियां भीतर से बंद हो गई थी। उस दिन इंदिरा की अस्मिता नहीं टूटी थी, पूरे मोहल्ले की इंसानियत भी दरक गई थी। पहली से 8वीं तक साथ पढ़ने वाली सहेली की आंखों में उस घटना के बाद जो खालीपन उतर आया था, वह निधि कभी नहीं भूल पाई थी। और फिर एक रात बिना किसी विदाई के उसका परिवार शहर छोड़कर चला गया था, जैसे कोई जली हुई किताब का आखिरी पन्ना भी राख में मिला दे। आज वही इंदिरा रघुवीर के साथ सगाई के मंच पर खड़ी थी, और निधि को समझ नहीं आ रहा था ये संयोग है या किसी गहरी कहानी का नया अध्याय। उसने अपने होठों को सख्ती से भींच लिया। कहीं ऐसा ना हो रघुवीर को उस अतीत की भनक तक ना हो, और वह अनजाने में किसी पुराने जख्म पर नमक छिड़क दे। कांपते दिल से जब वो इंदिरा के पास पहुंची और अपना नाम बताया, तो इंदिरा की आंखों में एक पल को पहचान की चमक पौंधी, फिर बुझ सी गई। उसने शांत स्वर में इनकार कर दिया, जैसे वह किसी अजनबी का सामना कर रही हो। निधि को चोट नहीं लगी, क्योंकि वह जानती थी कुछ यादें इतनी जहरीली होती हैं कि उन्हें पहचानना भी अपने घाव को फिर से कुरेदना होता है। भीड़ के बीच खड़ी निधि को यह भी नहीं पता था कि जिन सायों ने कभी इंदिरा की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था, उन्हें अनजाने में ही सही, रघुवीर युवान ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। कानून की पकड़ में आए वह चेहरे अब किसी और गली में दहशत नहीं फैला सकते थे। ये सच निधि के भीतर एक गहरी मौन खुशी बनकर धड़क रहा था, जैसे देर से ही सही न्याय ने कहीं न कहीं दस्तक दी हो। पर उस रात रोशनी से भरे मंडप में भी उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती। वे बस नए नामों, नए रिश्तों के पीछे छिपकर सांस लेती रहती है, और कुछ पहचाने जानबूझकर भुला दी जाती है, ताकि जीना थोड़ा आसान हो सके। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं,
लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।